अपने सभी सहकारी मित्रों का जो इस ऑनलाइन ट्रेनिंग कैंप में अपने आप को तैयार करने के लिए बहुत ही संकल्प के साथ जुटे हुए हैं। बहुत बहुत उनका अभिवादन करता हूं, उनको जय भीम करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले 12 मार्च से थिंकिंग स्किल टूल के ऊपर थिंकिंग स्किल के ऊपर और उसके टूल्स के ऊपर लगातार अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आज भी हम थिंकिंग टूल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो टूल हमने डिस्कस कर लिए हैं उनसे ये हट करके हैं। एक C&S है, दूसरा है FIP। तो इसमें बात करने से पहले, जैसा कि अभी दीमंत नाहर सिंह जी कह रहे थे कि ये थिंकिंग स्किल थोड़ा सा नया या अपरिचित जैसा सब्जेक्ट है। तो वैसे एक बार को जब कोई चीज अपरिचित होती है, जो स्ट्रेंज हो, तो उसकी तरफ ज्यादा लोगों को लगाव रखना चाहिए। मतलब अच्छा तो ये हो। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, नाइस। यस सर। अच्छा, थैंक यू। अच्छा तो ये रहता है कि कोई नई चीज होती है तो उसके प्रति ज्यादा आदमी को ध्यान देना चाहिए। नॉर्मल चीजें, कॉमन चीजें तो चलती रहती हैं, और अगर ये सही है कि ये ऐसी चीज है तो मेरे लिए पूछिएगा, मैं तो लगातार 5 दिन तक इसी पे बोलना है मुझे। तो ऐसे में जो साथी अपने आप को बहादुर नहीं मानते, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वो स्वयं अपने आप को बहादुर और कैपेबल मान करके इसमें इंटरेस्ट लें। और हाँ, कल भी कम थी संख्या, आज भी मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा हो पाएगी। तो इसका तो खैर हम लोग ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देते। तो मैं ये बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये जो थिंकिंग स्किल है, तो इसके बारे में ऐसा नहीं है कि ये कोई सीखा नहीं जा सकता। ये इसके बारे में एक कोटेशन है एडवर्ड डी बोनो का, ये है कि डोंट फॉरगेट, नोबडी इज एवर बोर्न ए स्किल्ड थिंकर, वी ओनली थिंक when we are confronted with a problem. Do not go to imitate, always create ability to think or ability to solve problems. तो अगर किसी की समस्या है तो उसके लिए तो बहुत ही आवश्यक है ये। अगर कुछ साथी कभी 2-4 होते हैं किसी समस्या से, किसी प्रॉब्लम से, तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इस कारीगरी को सीखना, इस प्रवीणता को सीखना, इस कौशल को सीखना उनके लिए तो बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि ये जो बात कही गई है कि कोई आदमी स्किल्ड थिंकर पैदा नहीं होता है, जन्म से कोई स्किल्ड थिंकर नहीं होता, वो यही सीख करके स्किल्ड बनता है। उसके अंदर जो कौशल विकसित होता है वो यही होता है। लेकिन हमारी कहना चाहिए कि कमजोरी कहिए या हमारी हमारी जो हैबिट है वो ऐसी है कि जब कभी हमें किसी प्रॉब्लम का पाला पड़ता है, प्रॉब्लम से हम सामने कोई मुसीबत समस्या आती है, तो तभी हम सोचने की कोशिश करते हैं। तो ये बात ठीक नहीं है। इसीलिए कहा है कि डू नॉट गो टू इमिटेट, कभी किसी का अनुकरण भी मत करो, क्योंकि अनुकरण करने वाला जो है वो पता नहीं आपको अनुकरण में क्या बता रहा है। इसीलिए ऑलवेज क्रिएट एबिलिटी टू थिंक और एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इसीलिए मैंने कल भी ये बात कही थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब सिद्धार्थ कॉलेज के अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को एनुअल फंक्शन में एड्रेस करते वक्त यही बात जोरदार तरीके से कही थी। उन्होंने कहा था कि एनलार्ज योर माइंड, एनलार्ज योर विजन, enlarge your capacity to think,
and enlarge your ability to solve problems. ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1954 में अपने द्वारा स्थापित सिद्धार्थ कॉलेज के एनुअल फंक्शन में वहाँ के छात्रों के सामने कही थी. टू ब्रिंग दैट विजन यू हैव टू डेवलप creative thinking. Creativity is the biggest human resource. Let us start to enlarge our ability to think, to enable us to design our way forward. ये इतना महत्वपूर्ण बात बाबा साहब ने उस वक्त और भी कही गई होंगी, लेकिन जो उसका नोटिस लिया गया, जिसको आज भी जो इतिहास बना है, तो ये थिंकिंग स्किल के ऊपर बाबा साहब ने जो उस वक्त बात कही थी. दूसरा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम लोग सभी तथागत बुद्ध की शिक्षा और सिद्धांतों के बारे में बहुत से लोग परिचित हैं, कुछ साथी नहीं होंगे, तो कोई बात नहीं, किसी के भी विचार हो हम लोगों को आपस में जरूर शेयर कर लेना चाहिए, चाहे वो इस्लाम से हो, चाहे वो सिखिज्म से हो, चाहे किसी और इज्म से हो. तो बुद्ध भी कहते हैं कि द माइंड इज द मास्टर, द माइंड इज द कॉज, द माइंड दैट कमांड्स, द माइंड दैट कंट्राइव्स, द माइंड दैट कंट्राइव्स. तो ये बात तथागत बुद्ध जो विश्व में जिनकी आज मान्यता है, जिनको पूरा एशिया फॉलो करता है, एशिया नहीं बल्कि यूरोप तक और एंटायर वर्ल्ड जो है जिनकी एक्सेप्टेंस है, तो उन्होंने भी इसके बारे में माइंड जो थिंकिंग जिसे कहते हैं उसके बारे में कहा है. और मैं जो कल चर्चा हमने माइंड गुरु प्रोफेसर एडवर्ड डी बोनो के बारे में जो कहा था, तो डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो भी कहते हैं कि माइंड इज द लीडर ऑफ ऑल इट्स फैकल्टीज, माइंड इज द चीफ ऑफ ऑल इट्स फैकल्टीज. ये एडवर्ड डी बोनो जो माइंड गुरु कहे जाते हैं, वो भी ऐसा ही बोलते हैं. इसलिए कंटिन्यू यूज ऑफ थिंकिंग कन्वर्ट्स our brain into mind. Continuous use of thinking converts our brain into mind. ये जो थिंकिंग है, इसी से हमारा ब्रेन जो है, क्योंकि ब्रेन में और माइंड में अंतर है, थोड़ा सा मैं अभी आपके सामने ये बात आगे ला रहा हूं. ब्रेन इनटू माइंड, सो थिंक बिफोर इट इज टू लेट. इसलिए हमको ये ज्यादा देर न हो जाए, थिंक करना शुरू कर देना चाहिए. We can change our mindset through thinking skill. We can change our mindset through thinking skill. इस विचार कौशल के द्वारा, विचार कौशल की, सोच विचार की जो कौशल है, जो विद्या है, उसके द्वारा हम अपना जो माइंड सेट हमारा बना हुआ है उसको हम बदल सकते हैं. अब ये माइंड काम कैसे करता है, तो ये एक किताब है डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो की, ये द मैकेनिज्म ऑफ माइंड, द मैकेनिज्म ऑफ माइंड, द मास्टर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग. तो इसमें ये बताया गया है हाउ आवर माइंड वर्क्स. तो पहले तो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आवर माइंड रिसीव्स इंफॉर्मेशन, मीन्स थॉट्स. इंफॉर्मेशन मीन्स थॉट्स. First of all, our mind receives information, thoughts, then rearrangement of thoughts. उसके बाद ये जो थॉट्स आते हैं उनका रीअरेंजमेंट माइंड में होता है. उसके बाद then reorganizing of thoughts, then restructuring of thoughts, and then reconstruction of thoughts, and converts them into results. Thus, thinking skill is the process of conversion of our brain into mind. ये प्रोसेस है कि ब्रेन जो है कैसे माइंड बनता है, जो मतलब सारे उसको कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू बुद्धा. एंड
जो एडवर्ड बोनो सेज कि ये लीडर है ऑफ ऑल फैकल्टीज और चीफ है ऑफ ऑल फैकल्टीज। तो ये जो प्रोसेस है माइंड का, तो मैंने आपके सामने ये रखना है इस मौके पर, अच्छा समझा। दूसरा, इसमें जो ये जो थिंकिंग है, तो थिंकिंग का ड्राइवर जो है वो तभी आता है जब पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। इसीलिए कहा है कि पावर ऑफ द पावर्स इज द पावर ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटी इज द ड्राइवर ऑफ थिंकिंग। अगर थिंकिंग की बात आएगी तो पॉसिबिलिटी जरूर होनी चाहिए। अगर संभावनाएं नहीं दिखाई देंगी तो फिर दिमाग का ड्राइवर जो है काम नहीं करता, थिंकिंग का जो ड्राइवर है वो काम नहीं करता, वो गैर हाजिर होता है। इसलिए पावर ऑफ द पावर्स इज द पावर ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटी इज द ड्राइवर ऑफ थिंकिंग, बट पॉसिबिलिटीज हैव नो लिमिट्स। संभावनाओं की कोई लिमिट नहीं है, कोई मतलब वो ऐसा नहीं है कि बस इतना ही है, वो चाहे उसकी कोई सीमा नहीं है संभावनाओं की। सो कीप इन आवर माइंड, so we should keep in our mind that best is not enough। कंप्लासेंट्री जो हम लोग कंप्लासेंशन में या सेटिस्फैक्ट्री जो हो जाते हैं, तो उसी के ऊपर ये मतलब उनका ये इशारा है कि ये द बेस्ट इज नॉट एनफ। उनका भाई बहुत सबसे बस ठीक है, दिस इज बेस्ट, दिस इज द बेस्ट। तो वो कहते हैं इट इज नॉट एनफ, बेस्ट इज इनएडिक्वेट, बेस्ट इज इनएडिक्वेट। जो अच्छा है वो इनएडुकेट है। सो वी मस्ट थिंक एट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉसिबिलिटीज। ऑप्टिमम लेवल मतलब मतलब सर्वश्रेष्ठ जो स्तर हो सकता है पॉसिबिलिटीज का, उस स्तर तक हमको ये थिंक करना चाहिए। इसलिए ये बात मैंने रखी क्योंकि धीमंत नाहर सिंह साहब ने कहा कि भाई ये जो है कोई खास नहीं है, इसलिए लोग इस पर ज्यादा, तो वो तो कह ठीक है, क्योंकि ये तो हमारी पुरानी आदत है, क्योंकि हम जब भी तो सोचना शुरू करते हैं जब कहीं हमें प्रॉब्लम से कन्फ्रंट होना होता है, हमारा जब पाला पड़ता है। लेकिन हकीकत ये है कि जो विद्वानों ने कहा है और जो 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 मतलब जो बुद्धिमत्ता रखते हैं, जो इस थिंकिंग स्किल के मास्टर हैं, तो उनका जो नरेटिव है वो मैंने आपके सामने ये रखा इस मौके पर। और मैं समझता हूं कि कुछ साथियों ने इसे गंभीरता से लिया होगा। इस पर आगे ये इसका वीडियो जाएगा, ये इसका रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसमें भी आप इसको सुन सकते हैं। तो इससे बहुत सारी चीजें हमारे जीवन की खुद हम अपनी हल करेंगे। और ये जो टूल्स हैं दो, तो ये अपने लिए नहीं, ये दूसरों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, सोसाइटी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, अपने नियर डियरर्स के लिए भी हम भला करते हैं इनके माध्यम से। तो इसको बाद में भी हम लोग सुन सकते हैं। और इसको मैं समझता हूँ कि वैसे तो हमारे पांचों सब्जेक्ट बहुत जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है पांचों, लेकिन ये थिंकिंग स्किल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट कहा गया है। अब मैं अपने आज का जो टॉपिक है वो टूल है C&S, तो पहले इसका थोड़ा सा आपके सामने चर्चा करूंगा। C&S की फुल फॉर्म है, C से सीक्वेंसेस एंड S से सीक्वल। तो इस टूल के द्वारा जिन कार्यों को, योजनाओं को, निर्णयों आदि को जो परिणाम सामने आते हैं, उन्हें हम सीक्वल सीरीज में यानी वरीयता क्रम में रखते हैं और पारदर्शिता के साथ जो आगे आने वाली स्थिति है, मतलब
उस वक्त सिचुएशन में नहीं, प्रेजेंट सिचुएशन में आगे आने वाली जो स्थिति है उसकी क्रिया की जाती है पारदर्शिता के साथ। इस टूल के आधार पर जो निर्णय लिया जाता है उसमें कुछ परिणाम इमीडिएट होते हैं, तात्कालिक होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के होते हैं, कुछ मीडियम टर्म के होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के होते हैं। तो इस तरह से जो लॉन्ग टर्म परिणाम देने वाले होते हैं, तो ये C&S का है। लेकिन ये ज्यादा क्लियर आपको जो एडवर्ड डी बोनो की जो डेफिनेशंस हैं, जो उनका क्लैरिफिकेशन है, जो उनका नरेटिव है, तो उससे ज्यादा क्लियर हो पाएगा। मैंने हिंदी में थोड़ा सा इसलिए कर दिया है ताकि इसको हम लोग जल्दी कैच कर पाएंगे। वो कहते हैं कि C&S इज ए क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ लुकिंग अहेड टू सी consequences of some action, plan, decision, rule, invention, etc. इसका हिंदी ऊपर हल्का फुल्का मैंने किया है। सेकंड इसमें वो कहते हैं कि C&S डील्स विद व्हाट मे हैपन आफ्टर द डिसीजन हैज बीन मेड। C&S deals with what may happen after the decision has been made. There are immediate consequences as well as short term, medium term, and long term consequences. तो ये बात आपके सामने मैंने रखी कि ये जो C&S है, तो इसमें हम जिस सिचुएशन में इसको जो जो परिणाम आते हैं तो उनको वरीयता क्रम में सीक्वल बना करके कुछ ऐसे होते हैं जो तात्कालिक परिणाम देने वाले होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के होते हैं, कुछ मीडियम टर्म के होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के होते हैं। तो उसको डील विद किया जाता है। लेकिन आगे की सिचुएशन को ध्यान में, प्रेजेंट सिचुएशन, जैसे कल हमने PMI या CAF को किया था, तो उससे हट करके है ये। तो उससे हट करके है ये। ये ध्यान में रखना है। दूसरा इसमें हम ये वो कहते हैं आगे के C&S इज कंसीडर्ड विद एक्शन ऑफ सम सॉर्ट, either the action that one intends to take oneself or the action that others are taking. मतलब ये चाहे वो मतलब पर्सनल किसी के लिए या दूसरे किसी के लिए, दूसरों के लिए भी ये C&S टूल जो है लाभदायक होता है। जब इसका एक्शन के साथ जब हम ये सारी सीक्वल बना लेते हैं। और तो इसमें उन्होंने एक और अपना उनका कथन है, डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो जो माइंड गुरु हैं, वो कहते हैं द इंटेंशन इज टू एनलार्ज द व्यू बियॉन्ड द इमीडिएट इफेक्ट। इंटेंशन इज टू एनलार्ज द व्यू बियॉन्ड द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ दैट एक्शन। Consequently, an action that has good long-term consequences may not seem very anti-sign at the moment. ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कहते हैं consequently an action that has good long-term consequences may not seem very anti-sign at the at that moment. यानी जो एक्शन लॉन्ग टर्म में मतलब जाकर के बहुत हमारे लिए अच्छा होगा, उसके प्रति मतलब उसी वक्त मोहक नहीं हो जाने चाहिए। उस वक्त ही मतलब उसको हमें एंटी साइंग नहीं कर लेना चाहिए। एंटी साइंग मतलब किसी मतलब जैसे उसी वक्त उसके ऊपर आपका लालच आ जाए और उस वक्त ही उसको आप जो है उसके प्रति मोहित हो जाए, ये उसके बारे में बताते हैं। एट दैट मोमेंट नहीं होना चाहिए। तो और पांचवा उन्होंने कहा है कि CAF is thinking about a
situation at a moment, then C and S is the thinking ahead. Attention is focus directly on future. वही बात जो मैंने अभी कही थी कि मतलब जो CAF का जो टूल है, तो उसमें कंसीडर और फैक्टर्स उसी सिचुएशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में ये टूल काम करता है। लेकिन ये जो C&S है, तो ये आगे आने वाली जो स्थिति है उसके बारे में ये मतलब इस पर फोकस किया गया है, और खास करके फ्यूचर की जो मतलब स्थिति क्या बनेगी उसको ध्यान में रख करके ये C&S किया जाता है। अब एक और अगला हमारा टूल है FIP। FIP का फुल फॉर्म है फर्स्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी, यानी F से फर्स्ट, I से इम्पोर्टेंट, प्रायोरिटी P से। तो इसमें क्या है, ये वैसे तो इसके मतलब उसी से हम समझ रहे हैं कि फर्स्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी, यानी जो इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है उसमें फर्स्ट कौन सी है। तो चूजिंग फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एंड अल्टरनेटिव्स, पुटिंग देयर प्रायोरिटीज इन ऑर्डर, ये इसका फंक्शन है। चूजिंग फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एंड अल्टरनेटिव्स, मतलब बहुत सारी किसी काम के वक्त, डिसीजन लेते वक्त, कोई प्लानिंग करते वक्त, कोई आइडिया जब आता है उस पर सोचते वक्त, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज सबकी नहीं होती। पॉसिबिलिटीज मतलब कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती। मतलब अल्टरनेटिव्स तो बहुत हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज भी होनी चाहिए। तो उसी को वो कह रहे हैं कि ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज और डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो हैं, उनको हमें पुटिंग देयर प्रायोरिटीज इन ऑर्डर, उन्हें मतलब वरीयता क्रम में रखना, इसको FIP टूल कहा गया है। और इसका जो एडवर्ड डी बोनो जो इसको एलबोरेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो कहते हैं, इट इज कैरेक्टराइजेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ पिकिंग आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज, फैक्टर्स, ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्सिक्वेंसेस एटसेट्रा। यानी क्रिस्टलाइजेशन मतलब किसी चीज की बहुत पारदर्शिता दिखाना, बहुत बारीकी से। तो उस प्रोसेस को जो मतलब हम बहुत इम्पोर्टेंट, जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडियाज हैं, फैक्टर्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो उनको मतलब पिकआउट करने के लिए ये क्रिस्टलाइजेशन के साथ ये प्रोसेस है इसका FIP का। और दूसरा वो कहते हैं कि पर्पस ऑफ FIP इज टू रेस्टोर द बैलेंस in a deliberate number. Purpose of FIP is to restore the balance in a deliberate number. यानी इसमें जो सभी महत्व के जो आइडियाज हैं, फैक्टर्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इनको एक साथ कर लिया जाता है, और जो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा वरीयता के क्रम में छांट लेते हैं, और जो प्रथम क्रम पर होता है उसे प्रायोरिटी में रख करके उसी को प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी पे दूसरी प्रायोरिटी पे तीसरी, इस तरह से ये FIP जो है इसमें प्रायोरिटी पर फोकस रहता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। लेकिन इसमें और भी आगे उन्होंने सावधानियां बताई हैं कि लाइक PMI द FIP ऑपरेशन कैन बी यूज्ड इन सब्सिक्वेंट लेसन और इन अदर सब्जेक्ट एरियाज। जैसे PMI का है तो वो बहुत सी जगह, बहुत से उसमें हम लोग यूज करते हैं उस टूल को। ऐसे ही FIP ऑपरेशन जो है, तो इसे भी बाद के और दूसरे जो सब्जेक्ट एरियाज हैं उनमें प्रयोग किया जा सकता है। FIP इज ए जजमेंट सिचुएशन एंड देयर इज नो एब्सोल्यूट आंसर्स। FIP is a judgment situation
and there is no absolute answers. ये नहीं कि जो ये कर लिया यही फाइनल है, मतलब इसमें ये एक जजमेंट है, इससे आगे भी मतलब कुछ हो सकता है. So the intention of the lesson is to focus attention directly onto this assessment of importance. मतलब इसलिए हमको सिर्फ उसके इम्पोर्टेंस के असेसमेंट को ध्यान में रख करके उस पर फोकस रखना है. बाकी ऐसा नहीं कि मतलब कोई दूसरा इसका कोई वो नहीं है. कोई चीज मतलब हमारे लिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है, दूसरा कोई मित्र बता रहा है उसके लिए नहीं है वो. तो इसी को उन्होंने इसको हमें बताने की कोशिश की है. अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं FIP के सिद्धांत, और वो ये है कि हमें ये देखना होगा कि व्हाट आर लेफ्ट विद अस. मतलब हमने जो FIP किया है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी हमने क्या छांटी, तो इसमें क्या हमसे लेफ्ट हो गया, क्या छूट गया है, इसको उन्होंने अलर्ट करते हुए कुछ चीजें बताने की कोशिश की है. कोशिश क्या उन्होंने ये प्रिंसिपल्स यहाँ नरेट किए हैं. वो कहते हैं कि इट इज important to get as many ideas as possible and then to start picking out priorities. It is important to get as many ideas as possible and then to start picking out priorities. ये तो क्लियर है, समझ में आ ही रहा है. दूसरा है डिफरेंट प्रिंसिपल्स का. डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज. ये भी मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रायोरिटी हो सकती हैं, ये भी इसमें सिद्धांत काम करता है. तीसरा है यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाई यू हैव चूजन समथिंग एज ए प्रायोरिटी. ये मतलब हमको एग्जैक्टली मालूम रहना चाहिए कि हमने इस जो चीज हमने चूज की है उसको प्रायोरिटी पे क्यों रखा है. इसका क्लैरिफिकेशन, इसका कंसेप्ट क्लियर हमारे माइंड में रहना चाहिए जब हम ये FIP करें. ऐसा नहीं कि वैसे ही अंधेरे में तीर चलाते रहें, क्योंकि ये एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि व्हाई वी हैव चूजन समथिंग एज ए प्रायोरिटी. इसके आगे और भी वो डॉक्टर डिबोनो कहते हैं, इफ इट इज डिफिकल्ट टू चूज the most important things, then try looking at it from other direction. अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी वाली बात जो है चूज करने में डिफिकल्ट जा रहा है, डिफिकल्टी महसूस होती है, ये अगर हमारे लिए डिफिकल्ट है कि भाई जो इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्राई, तब वो कहते हैं ट्राई लुकिंग एट इट फ्रॉम अदर डायरेक्शन ऑल्सो. तो वो कहते हैं कि तब जो है आप इसको मतलब जो लीस्ट इम्पोर्टेंट चीज है उसे आप ड्रॉप कर दीजिए और दूसरे डायरेक्शन से, दूसरे एंगल से भी आप फिर मतलब प्रायोरिटी के बारे में लुकिंग एट इट फ्रॉम अदर डायरेक्शन आप इसको कर सकते हैं. और पांचवा उन्होंने इसमें सिद्धांत बताया है कि द आइडियाज not chosen as priorities, the ideas not chosen as priorities must not be ignored. The ideas not chosen as priorities must not be ignored. ये भी एक सिद्धांत है कि ऐसा नहीं कि कोई मतलब आपने प्रायोरिटी में नहीं रखा तो उसको आप इग्नोर कर दें. They too are considered but after the priority. मतलब जो आपने मतलब कम प्रायोरिटी जो जिनको प्रायोरिटी में नहीं रखा था जिन आइडियाज को, तो वो कहते हैं कि उनको भी आप कंसीडर करें. दे टू आर कंसीडर्ड बट आफ्टर प्रायोरिटी, आफ्टर द प्रायोरिटीज. मतलब पहले प्रायोरिटी वाले को हम पहले लेंगे, प्रायोरिटीज में जो आते हैं
लेकिन जो मतलब हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, लेकिन उन आइडियाज को भी FIP करते वक्त हम इग्नोर, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है। तो इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ को प्रैक्टिकल लाइफ की तरीके से अगर हम जीना चाहते हैं तो हमको ये चीज बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके, क्योंकि ये खाली पढ़ने के लिए नहीं है। जैसे कल बात हुई थी तो ये था कि भाई ये जो टूल्स हैं है क्या। तो जैसे टूल्स किसी हुनरमंद के लिए, फॉर एग्जांपल कोई कारपेंटर है, तो उसके लिए जो टूल्स हैं, तो वो टूल्स उसने देखने के लिए नहीं लिए हैं कि वो खाली जो है अपनी शोकेस में रख देगा और देख लिया करेगा। उसका उसे यूज करना है, उसे हर वक्त उसे अपने साथ रखना है, अपने जब वो अपनी ड्यूटी पर होगा, जब वो अपना वर्किंग में होगा। तो ऐसे ही ये जो टूल्स हैं हमारे साथ हर वक्त हमें मतलब हिफ्ज होने चाहिए, हमें हर वक्त हमारे मतलब इस्तेमाल करने में हम खुद दक्ष हों और एक एक इसकी बारीकी से मतलब पूरी तरीके से फुल फ्लैश्ड इक्विप्ड हो, तो तभी हम इनका यूज कर पाएंगे, तभी हम इनका प्रयोग कर पाएंगे और तभी इसका हम लाभ ले पाएंगे। अपनी जो हमारी दक्षता है उसका, उस अपनी काबिलियत का बेहतर प्रदर्शन अगर हम चाहते हैं, तो हमारी जो टैलेंट है, तो उसमें ये जो अगर हम टूल्स भी इस्तेमाल करेंगे तो एक बहुत बढ़िया अपनी काबिलियत का, अपनी टैलेंट का हम परिणाम दिखा सकते हैं, लोगों के सामने ला सकते हैं। तो ये बात मैंने आपके सामने जो आज के 2 टूल थे उनके ऊपर रखी है। और मेरे ख्याल से अभी थोड़ा समय है, तो मैं चाहता था कि आज टूल से ही संबंधित कुछ और बात करना, क्योंकि अभी हम लोग जब ये टूल्स के ऊपर बात कर रहे हैं और थिंकिंग स्किल के ऊपर बात कर रहे हैं, और कहना चाहिए कि हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को कामयाब करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो मैं यहाँ ये बात जो वैसे तो ये हम लोग जो अपने हमारे एमेंसिपेटर्स हैं, जो क्रूसेडर्स हैं, तो उन्होंने भी समय समय पर ये बातें कही हैं जिन्हें हम टूल्स के रूप में ले सकते हैं। चाहे वो हमारे संत गुरु रविदास और अन्य संतों के द्वारा कही गई हो, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा कही गई हो, चाहे साहू जी महाराज के द्वारा कही गई हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा कही गई हो, और चाहे महानायक काशीराम जी के द्वारा कही गई हो। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख करके महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग ने अभी एक नेशनल मीट किया था पीछे, और उस नेशनल मीट में एक बहुत जबरदस्त जानकारी दी गई थी कि हम जो बाबा साहब कहते हैं कि ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो इंटेलेक्चुअल क्लास अगर गवर्निंग क्लास नहीं है तो प्रभावशाली जरूर है, इन्फ्लुएंशियल क्लास जरूर है। तो क्या हम अपने समाज में इन्फ्लुएंशियल क्लास बनाने में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं? क्योंकि मूवमेंट तो हमारी भी, अगर ज्योतिबा फुले 1848 से माने तो आज 108 वो हो गए, और 40 साल महानायक काशीराम जी की भी अपनी जबरदस्त जो उनकी स्ट्रगल है वो हमारे सामने है। तो करीब 150 साल का ये हमारा बहुत ही मतलब जबरदस्त प्रयास है। तो इसमें क्या चीज हम छोड़ गए हैं, क्या चीज हमसे छूट जाती है जिसकी वजह से, तो वो भी एक तरीके से टूल्स की तरीके से है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब ये एनिलेशन ऑफ कास्ट लिखा तो उसमें एच डुमंडो का जो कोटेशन है कि ही दैट डेयर नॉट रीजन इज ए स्लेव,
जो तर्क नहीं करने का साहस तर्क करने का साहस नहीं करता है, वो व्यक्ति गुलाम है। और वो ये भी कहा है कि स्लेव इज द पर्सन हु एग्जीक्यूट द पर्पज ऑफ अदर्स। स्लेव इज द पर्सन हु एग्जीक्यूट द पर्पज ऑफ अदर्स। तो ये अगर हम इस स्थिति में थोड़ा मानते हैं, तो ये दोनों चीजें मतलब हमारे सामने ओपन हो जाती हैं। एक तो ही दैट डेयर नॉट रीजन, और द पर्सन हु हैज नो इट्स ओन पर्पज। जिस व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं है लाइफ का, तो ये दोनों चीजें हम समझते हैं कि हमारे इस काम को कर पाने में हमको इसने बहुत नुकसान किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इसकी इंटेलेक्चुअल क्लास की जो बात कही, तो जैसा मैंने आपके सामने कहा, उन्होंने तो काफी क्लियर कहा है कि इन एवरी कंट्री द इंटेलेक्चुअल क्लास इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लास, if not the governing class. The intellectual class is the class which can foresee. It is the class which can advise and give lead. और वो ये भी कहते हैं कि mass of the people of any country live the life by imitating the intellectual through intelligent thought and action of intellectual class. यानी जो जो ऑर्डिनरी मासेस हैं, तो वो इंटेलेक्चुअल क्लास को ही इमिटेट करते हैं, क्योंकि उनके पास स्वयं में ना इतना समय होता है, उनके पास ना विवेक होता है, तो इसलिए वो अधिकतर अपने इंटेलेक्चुअल क्लास को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ही कहते हैं कि ये जो क्लास है, इफ द इंटेलेक्चुअल क्लास इज ऑनेस्ट इंटेलेक्चुअल, if the intellectual class is honest, independent and disinterested, any honest, independent and disinterested, it can be trusted to take the initiative and give a proper lead when a crisis arises. ये बाबा साहब का ही कथन है, जो उन्होंने वॉल्यूम 1 में या एनिलेशन ऑफ कास्ट में भी इसका जिक्र किया है। तो ये जो हमारे लिए जो बात जो रखती है आज, जिस पर हम लोग थोड़ा सा समय है तो चर्चा कर लेते हैं, तो ये हम इसको टूल के रूप में अगर हम समझते हैं कि ये भी एक उपकरण हमारे लिए बन सकता है, ये भी एक हमारे लिए थिंकिंग टूल है, क्योंकि इसमें जब ये नेशनल मीट हुई थी तो इसमें बहुत लोगों ने गंभीरता से उसको अटेंड किया था और उसके डॉक्यूमेंट भी मिले थे। तो ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, तो इंटेलेक्चुअल क्लास असल में जिसमें ये ऑनेस्टी हो, इंडिपेंडेंस हो और डिसइंटरेस्टेडनेस हो, तो वो मतलब काम की साबित हो सकती है। और वो हमारी इस जो 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 मुसीबत में फंसी हुई जो हमारी समाज है, जो इस देश के 138 करोड़ या 35 करोड़ जितने भी हैं, उनमें से मैं समझता हूँ कि करीब 115-20 करोड़ के करीब तो वही लोग हैं जो इस डिस्ट्रेस में फंसे हुए हैं, जो मुसीबत में फंसी हुई समाज है। तो उसका हम ये भला करने के लिए अगर हम कोशिश किए हैं और नहीं किए हैं, तो क्या नहीं किए हैं, तो ये टूल्स के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें 4 टूल्स के बारे में चर्चा हुई थी, और वो थी कि एक तो इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास के क्या हैं, दूसरे इंटेलेक्चुअल फ्रीडम इंटेलेक्चुअल क्लास की, और तीसरा इंटेलेक्चुअल एमेंसिपेशन इंटेलेक्चुअल क्लास का, और चौथा था इंटेलेक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन। ये 4 टूल्स जो हैं हमारे लिए खास करके हम लोग जो यहाँ
सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को कामयाब करने के लिए जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं, या ये कहें कि हम इंटेलेक्चुअल क्लास का सपना देख रहे हैं, या इंटेलेक्चुअल क्लास के पार्ट एंड पार्सल बनने की तरफ हैं, और उसके बाद हम इंटेलिजेंस कम्युनिटी बनाने के लिए, इंटेलिजेंस सोसाइटी बनाने की जो परिकल्पना संकल्पना संजोए हुए हैं, तो ये चीज भी इस वक्त हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और उसमें अगर ये देखा जाए तो हम ये पाते हैं कि ये जो आपका इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स का जो टूल है, तो इंटेलेक्चुअल एफर्ट का टूल जो है, इसमें जो इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स होने चाहिए, तो एफर्ट्स में हम ये कह सकते हैं, ये नंबर 1 टूल मान लेते हैं इसको, पहला टूल, कि इसमें जैसे कोई वर्क है, प्रोसेस है, एंडीवर है, ब्रेन और मेंटल वर्क है, एक्टिविटीज हैं, हार्ड वर्क है, थॉट्स प्रोसेस है, ये सारे एफर्ट्स हैं हमारे। जब हम कोई काम जो है अपने लिए, इंडिविजुअल या सोसाइटी के लिए या नेशन के लिए करना चाहते हैं, तो ये चीजें उसमें काउंट होती हैं। क्या? वर्क है, प्रोसेस है, एंडीवर है, ब्रेन एंड और मेंटल वर्क है, एक्टिविटीज हैं, हार्ड वर्क है, और ये थॉट प्रोसेस है। तो ये थॉट प्रोसेस और ये सारी बातें जो इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स है, तो इसमें ये जो होना चाहिए था, तो इसके लिए ये जो विद ऑप्टिमम इंटरेस्ट और बैलेंस इंटरेस्ट, मतलब जितनी जरूरत थी उसके हिसाब से क्या हुआ, वैसे होना तो चाहिए था ऑप्टिमम इंटरेस्ट के साथ, मतलब सर्वश्रेष्ठ जो हमारा जो मतलब जरूरत से भी ज्यादा, उस लेवल तक हमने क्या ये काम किया। समाज के अंदर जो 150 साल हो गए, और 150 साल से हम सारे अपने महापुरुषों को समझने की लगातार प्रयास हो रही है। 40 साल तक महानायक काशीराम जी ने, अभी कल उनका बर्थ एनिवर्सरी थी, बहुत सारी चर्चाएं हुई। परम पूज्य बाबा साहब की भी ऊपर रिसर्च हो रही है, पीएचडी हो रही है, और तमाम जो संत रविदास जी के ऊपर हमने बहुत डीपली सबको पढ़ा है। लेकिन ये जो इंटेलेक्चुअल एफर्ट है, क्या मतलब ऑप्टिमम बैलेंस के साथ या विद बैलेंस और ऑप्टिमम इंटरेस्ट के साथ क्या हुआ है? और इसमें जो जो बाबा साहब का कथन है, जो उन्होंने इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी के लिए जो करेक्टराइजेशन किया, कि वो ऑनेस्ट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, तो क्या इसके साथ हुआ है? इंटेलेक्चुअल क्लास के अंदर ऑनेस्टी, इंडिपेंडेंसी और डिसइंटरेस्टेडनेस, क्या मतलब उसके साथ हमको हम कह सकते हैं कि इसके साथ ये काम हुआ? मैं समझता हूं कि उन महापुरुषों के जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, अगर उनको एक्सेप्शन कर दिया जाए, जैसे महानायक काशीराम जी इसमें इंटेलेक्चुअल क्लास से अलग रखे जाएं, बाबा साहब अलग रखे जाएं, और हमारे महापुरुष, तो बाकी लोगों के साथ अगर आप देखेंगे बारीकी से, तो आप पाएंगे कि ये भी चीज जो है, एक तो इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स में ये जो एंडीवर, आपका ब्रेन एंड मेंटल वर्क, एक्टिविटीज, हार्ड वर्क, और ये थॉट प्रोसेस, ये उस लेवल से नहीं हुआ है, बैलेंस लेवल से या ऑप्टिमम लेवल से। और ये जो करेक्टर है, ये भी इसका भी अभाव रहा है। और ये जो इंटेलेक्चुअल एफर्ट हुआ है, तो उसमें ये ये जो 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 इनको फ्रीडम मिलनी चाहिए थी, हमारी 115-20 करोड़ लोगों को, जो आज हंगरी से, पॉवर्टी से, डिजीज से, हेल्थ के ये तमाम डिफरेंस, और जो आपके जो उनके जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये तमाम जो लोग शिकार हैं इसके, तो इससे हम उन्हें आजादी दिला सकते थे। या कहना चाहिए कि वेलफेयर और एक जो एक हार्मोनिजियस इंडिविजुअल और सोसाइटी और नेशन बना सकते थे, तो वो नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो बहुजन क्लास का जो
जितनी उसको इसकी कैपेसिटी हमें सप्लाई करनी थी इज लेस देन कैपेसिटी डिमांडेड। जितनी जरूरत थी समाज को उतनी हमने उनको कैपेसिटी, जो ये जो बातें जो ऊपर मैंने रखी इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स की, तो इंटेलेक्चुअल एफर्ट में जितनी जरूरत थी बहुजन समाज को, बहुजन क्लास को, उतनी नहीं मिली, बल्कि लिमिटेड रही। मतलब कहना चाहिए एफर्ट एक्चुअली सप्लाइड लेस देन एफर्ट डिमांडेड। जितनी मतलब प्रयास होने चाहिए थे, जितने प्रयासों की आवश्यकता थी उन्होंने डिमांड थी बहुजन क्लास को, उतने हमने उससे कम दिए। और दूसरी तरफ जो रूलिंग माइनॉरिटी है उसकी कैपेसिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन कैपेसिटी डिमांडेड। यानी उनके यहाँ जितनी कैपेसिटी की डिमांड भी नहीं थी उससे ज्यादा सप्लाई हुई, और कहना चाहिए उनके पास ये जो क्षमता है वो स्पेयर हो गई, और एफर्ट एक्चुअली सप्लाइड ग्रेटर देन एफर्ट डिमांडेड। उनके यहाँ जितनी उनके एफर्ट्स उनको जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा एफर्ट उनके यहाँ हुए, और ये 115 से 120 करोड़ की जो जनसंख्या वाला जो समाज है, जैसे बहुजन समाज कह लो, मैं तो कह रहा हूँ कि इसमें कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी सारा भारत आ जाता है। तो ये सारा भारत जिसको इसकी जितनी कैपेसिटी की जरूरत थी उसको सप्लाई करने की, या जो हमारे ये जो एंडिवर्स होने चाहिए, एफर्ट्स होने चाहिए, इंटेलेक्चुअल एफर्ट होने चाहिए, तो ये नहीं हुए हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल एफर्ट भी हमारा एक टूल है। दूसरा इसमें एक टूल जो है ये भी है आपका इंटेलेक्चुअल फ्रीडम का एक टूल, जो है इंटेलेक्चुअल, मैंने जो बताए थे अभी, इंटेलेक्चुअल एमेंसिपेशन का एक टूल आपका इंटेलेक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन का। तो ये चीज आज तो मैं समझता हूँ कि समय का करीब करीब मेरा होने वाला है, और तो इस पर कल और मौका मिलेगा तो कल चर्चा कर लेंगे। वैसे इंटेलेक्चुअल फ्रीडम की भी एक थोड़ी सी मैं झलक आपको दे देता हूं। ये दूसरे नंबर का हमारा टूल कहा जा सकता है। तो इसमें हम इंटेलेक्चुअल फ्रीडम हमारे पास ना आने के कारण, कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम क्या है? फ्रीडम टू ऑब्टेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो जानकारी प्राप्त करने और उसको वितरित करने की जो आजादी है, तो ये हमारे पास फ्रीडम नहीं है। क्योंकि आज जो जानकारियां मिल रही हैं हमको, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो सारी पॉल्यूटेड है। आज आप देख रहे हैं जितने न्यूज़पेपर्स हैं, या आपके प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या दूसरे समाचार के साधन है जहां से इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो सारी फॉल्स इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। हमें कोई, और इवन जो साहित्य से जब जानकारी मिली, जो इंटेलेक्चुअल क्लास जिसको जरूरत थी, तो वो इस जानकारी से परिपूर्ण नहीं हो पाया, या वो मतलब उसे जो जानकारी प्राप्त करने की जो आजादी थी, और जो उसको फिर दूसरी आगे बढ़ाने की आजादी थी, फ्रीडम ऑफ ये इंफॉर्मेशन। दूसरा उसकी फ्रीडम ऑफ ओपन माइंडेड एंड अनफियरनेस डिबेट। तो उसकी जो ओपन माइंडेडनेस की जो मतलब जो उसका जो दिमाग है, जो एनक्लोजनेस में है, या इन द बॉक्स है, या कहना चाहिए कि वो लगता तो ऐसा है कि जय भीम बोलते वक्त कि शायद सारा जय भीम से परिपूर्ण होगा, लेकिन सही बात यह है कि उसके दिमाग पे गांधी जी रहते हैं, या कोई और दूसरा बैठा रहता है दिमाग के ऊपर। तो ये जो हमारा जो ओपन माइंडेडनेस है, तो वो भी हमारा, अभी हम उससे भी फ्रीडम नहीं ले पाए। और ना हमें जो फियरनेस की जो हमारी भयमुक्त बहस होनी चाहिए आपस में, क्योंकि आज भी हम बहस करते हैं। जब ये वर्चुअल मीट शुरू हुई थी तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई हम नहीं जुड़ेंगे इस पे, क्योंकि ये सारा हम पकड़े जाएंगे। पता नहीं कहाँ से उनके अंदर ये भय इतना मतलब उसमें इनकलकेट हो गया है, कहाँ से मतलब पहुंचा है। तो ये इसकी बात इंटेलेक्चुअल फ्रीडम में हम कह सकते हैं कि इसमें हम इसके अभी आजाद नहीं हुए हैं। फ्रीडम फ्रॉम
प्रेशर ऑफ ये जो अधिकारिता का पूर्वाग्रह की जो आजादी है, जैसे हमारे ऊपर किसी और का प्रेशर है, किसी कहीं से पहले पूर्वाग्रह से हम मतलब उसे प्रेजुडिस है, उसकी कारण उससे भी हमें आजादी नहीं है। और सबसे बड़ी चौथा जो मतलब हमारा जो आजादी का जो बहुत आवश्यक फैक्टर है वो है फ्रीडम फ्रॉम इनर्शिया ऑफ कास्ट। यानी ये जो हमारा इनर्शिया ऑफ कास्ट है, जिसकी वजह से हम हमारे अंदर कॉमन इंटरेस्ट नहीं आ पाया, हमारी जो ये एसोसिएट लाइफ नहीं बन पाई, और इससे हम इसके मकड़ जाल से इसकी जो जड़ता है, जो इसकी जकड़ता है, उससे हम बाहर नहीं आ पाए। इसकी भी मतलब आज हम देखते हैं कि हमें आजादी नहीं। अगर ये हमें मतलब ये सब हमने कर लिया होता तो फ्रीडम ऑफ थॉट और फ्रीडम ऑफ थिंकिंग हमें मिलती, और जिसके कारण अगर ये मिलती तो हम फिर सोशल फ्रीडम और हेलो, यस, आवाज आ रही है सर? यस आ रही है। हाँ, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सर। तो अगर ये हमें थॉट और थिंकिंग की फ्रीडम हमने ये सब हासिल कर ली होती तो फिर हमारा ये सोशल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम और पॉलिटिकल फ्रीडम, कल्चरल फ्रीडम और ये जो साइकिक फ्रीडम, जो मानसिक हमारी जो स्लेवनेस है, जो मैंने शुरू कहा था कि he that dare not reason is a slave, he that dare not reason is a slave। तो ये उसी से जुड़ा हुआ जो मैं बात आपके, क्योंकि ये जो हमारी फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, ये भी एक टूल है, जैसे हम दूसरा 2 नंबर का इस सेंस में टूल कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए। तो अगर ये सब होता तो फिर हमारे अंदर एक वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण पैदा होता, और उससे हम जो है ये एसोसिएट लाइफ में आते, और अपनी ये जो हमारी जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है इकोनॉमिक और कल्चरल और रिलीजियस, ये सब इससे बचते, और हमारा जो एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का जो ये सारी चीजें हमें हासिल हो जाती। लेकिन आज अगर इस पर हम, क्योंकि मैं थोड़ा समय था उसका उपयोग करते हुए मैंने ये बात आपके सामने रख दी है एक इंट्रोडक्टरी टाइप, तो ये भी हमारे लिए थिंकिंग टूल है। इसको थिंकिंग टूल की तरह से हमें समझना चाहिए, क्योंकि थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि हम ये हमारे लिए अपने व्यक्तिगत लाइफ के साथ साथ जो हम इंटेलेक्चुअल क्लास या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की जो लक्ष्य लेकर के जिस काम को कर रहे हैं, तो ये बात इसलिए यहाँ रिलेवेंट है। और आपने मेरी बात को, मुझे अलग से ये मौका मिल गया, तो ये टाइम दिया, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, और अपना वक्तव्य यहीं इसी के साथ समाप्त करता हूँ। तो कल लास्ट वो हमारा टॉपिक रहेगा थिंकिंग स्किल के ऊपर, तो बहुत सारी बातें जो भी संभव हो पाएंगी कल की जाएंगी। अंत में मैं ये कहते हुए, तो माना काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग का भी स्लोगन है कि अशोक राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा, समझाने वाले को समझना होगा और समझकर समझाना होगा। सभी को धन्यवाद देते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू। ओवर ठीक है प्रियंका प्रियंका।